Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बिजनेस स्टडीज की वन शॉट लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोगों ने हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 1 to 8। अब आज से हम लोग स्टार्ट करें हमारा पार्ट 2। आज है हमारी सीरीज का 9th डे और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शुरू करें। देखो चैप्टर का क्या नाम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले नाम का मतलब समझो। देखो यहाँ पर दो वर्ड्स है, एक है फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। देखो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए जिस भी पैसे, जितने भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है उस मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। रॉ मटेरियल खरीदना है, पैसा चाहिए। लेबर्स को हमें सैलरी देनी है, फिक्स्ड असेट्स खरीदने हैं, लैंड वगैरह परचेज करना है, हर चीज के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी मनी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनेंस बोल देते हैं। और इसी फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करना, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो फाइनेंस को मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो बहुत ही तरीके से प्लान करो कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, उतना ही फाइनेंस मार्केट से एक्वायर करो, क्योंकि ये पैसा भी तो कहीं से अरेंज करना पड़ता है ना। उतना ही पैसा बैंक से लोन के तौर पर लो, उतना ही पैसा शेयर्स इशू करके रेस करो, डिबेंचर्स इशू करके रेस करो। तो जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, उतना ही फाइनेंस का क्या होना चाहिए, एक्विजिशन होना चाहिए। उतना ही फाइनेंस एक्वायर करो, फिर सोच समझ के उस फाइनेंस का यूटिलाइजेशन होता है, सोच समझ के उस फाइनेंस को खर्च करना, अननेसेसरीली पैसे का वेस्टेज ना हो, सोच समझ के किसी प्रोजेक्ट, किसी प्रपोजल में पैसा लगाना। और जब बिजनेस स्मूथली चलता रहता है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं, तो उस प्रॉफिट को बहुत ही सोच समझ के डिस्ट्रीब्यूट करना कि कितना पैसा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना पैसा कंपनी अपने गुल्लक में डालते जाए, अपने पास में ही रिटेन करके रखे। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, सोच समझ के फाइनेंस को एक्वायर करो यानी कि हासिल करो, सोच समझ के पैसा लेकर आओ, फिर उस पैसे को ले आए, उसका यूटिलाइजेशन भी एफिशिएंट होना चाहिए, सोच समझ के उस पैसे को खर्च करा जाए। और जब कंपनी आराम से चल रही है, पैसा अर्न कर रहे हैं, तो उस पैसे को सोच समझकर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। समझ में आया। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है, 5 चीजें होती है। नंबर 1 है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही हमें पता चलता है कि कंपनी जो है उसने कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगा रखा है, और कौन कौन से फिक्स्ड असेट्स में लगा रखा है, कितने कंपनी के पास में लैंड है, कितना पैसा कंपनी ने किस पर्टिकुलर प्लांट में, किसी पर्टिकुलर मशीनरी में लगा रखा है, कंपनी ने कितना पैसा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगा रखा है। इन सब चीजों का पता हमें किससे चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट असेट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा करंट असेट्स में लगा रखा है, और कौन कौन से करंट असेट्स में लगा रखा है। कंपनी के पास में कैश के अंदर कितना पैसा है, कंपनी के पास में बैंक में कितना पैसा है, कितने कंपनी के डेटर्स हैं, कितने कंपनी के पास में स्टॉक रखा हुआ है रॉ मटेरियल वगैरह का। इन सब चीजों का पता किससे चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, दो तरह के फंड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स वो होते हैं जो पैसा कंपनी को साल भर से ज्यादा टाइम के अंदर रिटर्न करना है। जिस पैसे को कंपनी 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए यूज करती है, लॉन्ग पीरियड में रिटर्न करना है, वो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। और जब कंपनी को पैसा, जो भी पैसा कंपनी ने मार्केट से उठाया है, अगर कंपनी को उस पैसे को विद इन अ ईयर रिटर्न करना है, वो शॉर्ट टर्म फंड्स है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही हमें पता चलता है कंपनी ने कितना पैसा तो लॉन्ग टर्म फंड से उठाया है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह लिए हैं, डिबेंचर्स इशू करे हैं, कितना पैसा कंपनी ने शॉर्ट टर्म फंड से उठाया है। ब्रेक अप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, बहुत ही ध्यान से समझना। कंपनी पैसा डेट से भी रेस करती है, कंपनी पैसा इक्विटी से भी रेस करती है। देखो कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, और जब भी कंपनी मार्केट से पैसा बोरो करती है ना, जैसे कंपनी ने बैंक से लोन ले लिए या फिर डिबेंचर्स वगैरह इशू कर लिए, ये कंपनी की क्या है, बोरोइंग्स हैं। कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट तो लौटाना ही है, साथ ही साथ में इस पैसे पर कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना है। इसे हम लोग डेट बोलते हैं। ये क्या होती है, कंपनी की बोरोइंग्स होती हैं। इसे हम बोरोड फंड्स भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, बोरोड फंड्स। और जब भी कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हो गए, या फिर कंपनी का एक खुद का गुल्लक भी होता है जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, उसमें से जब कंपनी पैसा निकालती है उसे हम इक्विटी बोलते हैं, इसे हम ओनर्स फंड भी बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा तो डेट से रेस करा है, बोरो करा है, और कंपनी ने कितना पैसा इक्विटी से रेस करा है, यानी कि ओनर्स फंड से निकाला है, शेयर्स वगैरह इशू करके रेस करा है।
समझ में आया। लास्ट है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही कहीं ना कहीं हमारा जो P&L अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी अफेक्ट होता है। मान लो कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगा रखा है, तो हमें पता है फिक्स्ड असेट्स पे क्या लगता है, डेप्रीशिएशन लगता है। इस डेप्रीशिएशन को हम कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये हमारा खर्चा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्रीज होते हैं। समझ में आया। अगर कंपनी बोरोड फंड से बहुत ज्यादा पैसा रेस करती है, लोन वगैरह लेकर या फिर डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेस करती है, तो इस पैसे पर कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। इसे भी हम कहां दिखाते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी अफेक्ट करती है। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मकसद है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी 1 मार्कर में पूछा जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मकसद है कि जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, जिनके पास में कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, उनका सबसे ज्यादा भला होना चाहिए। यही किसका मकसद होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद होता है। किसका मकसद होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा था तो उनका शेयर 200 का हो जाए, 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए। ये किसका मकसद है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद है। इसी को हम लोग बोल देते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, मेन मकसद तो क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमम हो। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी कंपनी पैसा पे करती है ना, तब सबसे लास्ट में कंपनी किसे पे करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करती है। तो अगर हम लोगों ने आखिरी वाले के बारे में सोच लिया तो इनसे पहले वालों को तो अपने आप भला हो जाएगा ना। तो अगर कंपनी ने इस ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच लिया, मतलब इसकी वजह से कंपनी के कई ऑब्जेक्टिव्स अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। कंपनी हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करके चलेगी, कंपनी के पास में हमेशा इनफ कैश अवेलेबल होगा कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सके, रॉ मटेरियल खरीद सके, क्रेडिटर्स को पे कर सके, बिजली पानी का बिल दे सके। कंपनी के पास में हमेशा कैश अवेलेबल होगा। कंपनी हमेशा अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगी। और कंपनी जितनी भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करती है ना अपने क्रेडिटर्स को, कि हम 3 महीने बाद में पैसा लौटा देंगे, 5 महीने बाद में पैसा लौटा देंगे, वो सारी कमिटमेंट्स टाइम पर पूरी करेगी। तो मेन मकसद क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। लेकिन उस मकसद को जब हम अचीव करेंगे तो कंपनी ये बाकी के 4 ऑब्जेक्टिव्स भी अपने आप अचीव कर लेती है। समझ में आया ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आगे बात करते हैं, देखो मेन टॉपिक आता है, 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। किसी भी कंपनी को 3 तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और थर्ड आता है डिविडेंड डिसीजन। एक बार यहीं पर समझ लो। सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन समझो कि कंपनी पैसा फाइनेंस कहां से करेगी, कंपनी पैसा लेकर कहां से आएगी। कंपनी के पास में, खुद के पास में थोड़ी ना पेड़ लग रहा है पैसों का, खुद के पास ही थोड़ी ना सारा पैसा है। कंपनी पैसा मार्केट से रेस करती है, मार्केट से उठाती है। तो कंपनी पैसा लेकर कहां से आएगी। अब मैंने बताया था पैसा लाने के लिए हमारे पास में 2 सोर्सेज होते हैं। अगर कंपनी मार्केट से पैसा बोरो कर रही है, बैंक से लोन ले रही है या फिर डिबेंचर्स वगैरह इशू कर रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डेट बोलते हैं। और अगर कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है, खुद के गुल्लक में से पैसा निकाल रही है, खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकाल रही है, उसे हम इक्विटी बोलते हैं या फिर ओनर्स फंड बोलते हैं। तो कितना पैसा तो कंपनी डेट से रेस करेगी, कितना इक्विटी से रेस करेगी, कहां से पैसा लेकर आएगी, फाइनेंसिंग डिसीजन में आ गया। ठीक है भाई, पैसा आ गया, उस पैसे को कंपनी कहां पर इन्वेस्ट करेगी। उस पैसे को कंपनी जो है वो करंट असेट्स में कितना लगाएगी, फिक्स्ड असेट्स में कितना पैसा लगाएगी, और फिक्स्ड असेट्स के अंदर भी कौन से असेट में कंपनी कितना पैसा लगाएगी, कौन से प्रपोजल में कितना पैसा लगाएगी, कौन सी मशीनरी, कौन से प्लांट में कितना पैसा लगा रही है, कंपनी पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रही है। ये सारी चीजें आती हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। और लास्ट में आता है डिविडेंड डिसीजन। पता है भाई कंपनी को प्रॉफिट्स होने लग गए, अब कंपनी इस प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। तो कितना तो कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, और कुछ पैसा कंपनी अपने ही पास में रखती है, अपने ही गुल्लक में रखती हुई जाती है। इस गुल्लक का नाम होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी अपने पास में पैसा रिटेन करके रखती है ताकि फ्यूचर में इस पैसे को यूज कर सके। तो वही है, कितना पैसा अपने पास में रिटेन करके रखेगी, कितना डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसमें आता है, डिविडेंड डिसीजंस में। करेक्ट हो गया। आगे बात करें,
सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की कि कंपनी पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगी। इसी को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि कंपनी कितना पैसा करंट असेट्स में लगाएगी, कंपनी कितना पैसा फिक्स्ड असेट्स में लगाएगी, और फिक्स्ड असेट्स में भी लगा रही है तो कौन से फिक्स्ड असेट में कंपनी कितना पैसा लगाएगी, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से प्रपोजल में कितना पैसा लगा रही है, ये सब किस में आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। समझ में आया? कंपनी पैसा वहां पर लगाती है जहां से कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स हो, जहां से कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। अब देखो, ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या स्कोप है? सबसे पहली बात तो इस पर कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ टिकी हुई होती है। कंपनी कहां पर पैसा लगा रही है, कौन सी मशीनरी में पैसा लगा रही है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है, ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म डिसीजन है। इस पर पूरी की पूरी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड, ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी किसी फिक्स्ड असेट, किसी मशीनरी में, प्लांट में पैसा लगा रही है, किसी प्रपोजल में पैसा लगा रही है, जैसे रिलायंस ने जियो में पैसा लगाया, तो यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है। अगर आपने गलती से भी किसी रॉन्ग प्रपोजल को सिलेक्ट कर लिया ना, मतलब आपका सारा पैसा बर्बाद, सारा पैसा डूब गया। बहुत ज्यादा रिस्क लगता है। यहां पर कंपनी पैसा लगाती है तो कंपनी को रिटर्न जो है वो तुरंत नहीं मिलते हैं। रिटर्न मिलने में हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है 10-10, 20-20, 15-15 साल लग जाएं। तो जब तक रिटर्न नहीं मिल रहा कंपनी को, कहीं ना कहीं कंपनी को बहुत ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है। इरिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार अगर कंपनी ने कोई डिसीजन ले लिया तो कंपनी अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। इसीलिए इन डिसीजंस को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेना होता है। समझ में आया? आगे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें दिमाग में रखनी है। नंबर 1 है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, अगर कंपनी किसी चीज में पैसा लगा रही है, किसी प्रोजेक्ट, किसी प्रपोजल में पैसा लगा रही है, तो ये भी देखा जाता है कि यार कंपनी के पास में इस प्रपोजल से कितना कैश फ्लो होता रहेगा, कितना पैसा आता रहेगा। कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश फ्लो तो है ना, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास में सफिशिएंट सरप्लस अवेलेबल होता है ना, कैश का इनफ्लो तो होता है ना, कि कंपनी उस प्रपोजल से रिलेटेड जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उन खर्चों को बियर कर पाए। समझ में आया? कंपनी के पास में सफिशिएंट कैश का इनफ्लो तो होता है ना, इतनी कमाई तो होती है ना कि कंपनी उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जहां पर भी कंपनी ने पैसा लगाया है, उसके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है, कंपनी कम से कम उन डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा कर सके ना। ये डिसीजन सबसे पहले मैटर करता है। सेकंड देखा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे हम प्यार से बोलते हैं ROI। क्या बोलते हैं? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कंपनी जिस प्रपोजल में पैसा लगा रही है उससे कंपनी को कितना रिटर्न मिलेगा। कंपनी के साथ में सामने दो प्रपोजल्स हैं, एक है प्रोजेक्ट ए, एक है प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए रिटर्न दे रहा है 10% का, प्रोजेक्ट बी रिटर्न दे रहा है 12% का, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी पैसा कहां लगाएगी? प्रोजेक्ट बी के अंदर। कहां से कंपनी को रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसमें कंपनी बहुत सारे डिसीजंस लेती है कि भाई कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी प्रपोजल में पैसा लगा रही है, उस पर काम करने के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट लेबर तो अवेलेबल है ना, लेबर उस टेक्नोलॉजी से तो अवेयर है ना, कंपनी के पास में सफिशिएंट टेक्नोलॉजी तो है ना। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो सिर्फ पेपर पर पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, हम सिर्फ सपने देख रहे हैं, हम उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकल में अप्लाई ही नहीं कर सकते। हमारे पास में रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के पास में सफिशिएंट मशीनरी, इनपुट्स तो अवेलेबल है ना। कंपनी बहुत सारे डिसीजंस लेती है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इंटरेस्ट की रेट क्या है। अगर कंपनी बैंक से लोन ले रही है उस पैसे में, उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां पर पैसा लगाने के लिए, तो कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उस लोन के अमाउंट पर, कितना कंपनी के पास में कैश का इनफ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें कंपनी सोचती है। इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग टेक्निक। समझ में आ गया यहां तक पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड डिसीजन कंपनी लेती है फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि कंपनी पैसा कहां से रेस करेगी। मैंने बताया था ना, कंपनी पैसा कहां से रेस करेगी। कंपनी बहुत सारे सोर्सेस से पैसा रेस कर सकती है। कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू करके मार्केट से पैसा उठा सकती है, कंपनी बैंक्स वगैरह से लोन ले सकती है। और इन्हीं सोर्सेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। देखो, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर रही है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं।
या फिर जब भी कंपनी अपने ही गुल्लक में से पैसा निकालती है, जो मैंने पीछे बताया था रिटेन्ड अर्निंग्स इसे हम बोलते हैं। कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट एक गुल्लक में डालती जाती है, ये समझ लो। इस पैसे को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी का खुद का पैसा है, इन्हें हम बोलते हैं ओनर्स फंड। ओनर्स फंड भी बोल सकते हो, इसी को हम इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्विटी भी बोलते हैं। लेकिन जब कंपनी बैंक से पैसा लोन पर ले देती है या फिर कंपनी डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है, ये वो पैसा है जो कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न करना ही है, साथ ही साथ में इस पैसे पर कंपनी इंटरेस्ट भी देगी। इसे हम बोरोड फंड्स या फिर डेट भी बोलते हैं। तो कितना पैसा तो कंपनी ओनर्स फंड से उठाएगी, कितना डेट से रेज करेगी, बोरोड फंड से उठाएगी, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन में। और इसे भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले कंपनी देखती है कॉस्ट। देखो हर सोर्स की कुछ कॉस्ट आती है। सबसे पहले कंपनी कॉस्ट देखती है। कंपनी उस सोर्स से पैसा उठाती है जहां पर कॉस्ट कम से कम आ रही है। कंपनी खुद की कॉस्ट तो देखेगी, तो कंपनी कौन से सोर्स से पैसा उठाएगी? जहां पर कंपनी की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम से कम आए। सेकेंड है कंपनी रिस्क कंसिडर करती है। देखो जब कंपनी डेट से पैसा उठाती है, बोरोड फंड से पैसा उठाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉसेज हो, डेट क्या है? उधार है। तो कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना है, कंपनी को इस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, तो ये रिस्की है। तो यहां पर कंपनी रिस्क भी कंसिडर करती है। अगर रिस्क ज्यादा है तो कंपनी डेट से पैसा रेस नहीं करेगी। रिस्क वाला जहां पर रिस्क कम है कंपनी वहां से पैसा उठाएगी। थर्ड है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कंपनी के पास में हमेशा सरप्लस फंड्स अवेलेबल होते हैं, कंटिन्यूअसली स्मूथ कैश का इनफ्लो होता रहता है, तो कंपनी की औकात है कि वो अपने जो भी बोरोड फंड्स है उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी टाइम पर लौटा सके, उन्हें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी दे सके। इस सिचुएशन में कंपनी का पैसा कहां से रेस करेगी? बोरोड फंड से। लेकिन अगर कंपनी के पास में कैश की शॉर्टेज होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोन पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं दे सकती। इस सिचुएशन में कंपनी पैसा कहां से उठाएगी? शेयर्स इशू करके, ओनर्स फंड से। फोर्थ आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि सारा का सारा कंट्रोल उनके ही हाथ में हो, वो अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहते, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेस करेगी। क्योंकि अगर कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, उनकी पावर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उनकी पावर डिवाइड हो जाएगी, नए शेयर होल्डर्स बन जाएंगे ना। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहे, तो कंपनी पैसा कहां से रेस करेगी? बोरोड फंड से, मार्केट से पैसा बोरो करेगी। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि हमारा कंट्रोल शेयर हो जाए, पावर डिवाइड हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंपनी शेयर्स इशू करके ओनर्स फंड से पैसा रेस कर सकती है। फिफ्थ आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो जब भी कंपनी कोई सिक्योरिटी इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, तो कंपनी की एक कॉस्ट आती है। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, कंपनी को अंडरराइटर को फीस देनी है, ब्रोकर को उसके चार्ज देना है, उसका कमीशन देना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। कंपनी उस सोर्स से, मार्केट से पैसा रेस करती है जहां पर कंपनी की ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये कॉस्ट कम से कम आए। सिक्स्थ है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस को चलाने की जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। परचेजेस करनी है, प्रोडक्शन करना है, सेल्स पर खर्चा करना है, मार्केटिंग पर, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना है, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेस नहीं करेगी, ओनर्स फंड से पैसा रेस करेगी। क्योंकि बोरोड फंड्स पर अगेन कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, तो खुद की ही अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो एक और मतलब झमेला थोड़ी ना पालेगी कंपनी। तो इस सिचुएशन में कंपनी पैसा कहां से रेस करती है? ओनर्स फंड से। और लास्ट है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर इकोनॉमी में बूम वाला पीरियड है, इकोनॉमी एकदम फ्लरिश कर रही है, एकदम आगे बढ़ रही है, लोगों की जेब गर्म है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, तो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो कंपनी भी शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर देगी। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन वाला टाइम है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो लोग शेयर्स में कभी पैसा नहीं लगाते। इस सिचुएशन में कंपनी को बैंक्स वगैरह से लोन लेना पड़ेगा। कंपनी पैसा कहां से रेस करेगी? डेट से, बोरोड फंड से। समझ में आ गया कौन कौन से फैक्टर्स है। फिर थर्ड डिसीजन हमारे पास में आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है ठीक है भाई, पैसा को एक्वायर भी कर लिया, पैसे को इन्वेस्ट भी कर लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, अब कंपनी को कमाई होने लग गई है, कंपनी को प्रॉफिट्स होने लग गए हैं, एक स्मूथ और स्टीडी इनकम कंपनी को होती है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी? देखो प्रॉफिट्स का क्या होता है, तीन काम होते हैं। सबसे पहले इस पैसे में से जो प्रॉफिट है इसमें से कंपनी क्या दे देती है? टैक्स दे देती है, जिस टैक्स को बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। इस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार को देना है, कंपलसरी पेमेंट है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती। फिर
जो पैसा बचता है उस पैसे में से कंपनी दो चीजें करती है, कुछ पैसा कंपनी अपने पास में रिटेन करके रखती है ताकि फ्यूचर में कंपनी इस पैसे को यूज कर सके। जैसे हमारे गुल्लक में हम पैसा डाल रहे हैं, इस पैसे को बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोल देते हैं? रिटेन अर्निंग्स, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या बोल देते हैं? रिटेन अर्निंग्स। और कुछ पैसा कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है रिटर्न के तौर पर, जिसे हम लोग बोल देते हैं डिविडेंड। तो ये डिसाइड करना कि कंपनी कितना पैसा तो रिटेन अर्निंग्स के तौर पर अपने पास में रखेगी, कितना पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डिविडेंड डिसीजन। अब देखो इसे कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? 11 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है कंपनी की अर्निंग्स। अगर कंपनी की अर्निंग्स ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी, अर्निंग्स कम है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी। समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर कंपनी को स्टेबल अर्निंग्स होती है, हर साल सेम सी लगभग सेम सी अर्निंग्स हो जाती हैं, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है। कंपनी की खुद की अर्निंग्स ही स्टेबल नहीं है, कभी प्रॉफिट हो रहा है कभी लॉस हो रहा है, ऐसी मतलब डगमगाती हुई सिचुएशन है, तो कंपनी डिविडेंड कम देती है, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास में रिटेन करके रखती है। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कंपनी के पास में सरप्लस कैश अवेलेबल होता है हमेशा, तो कंपनी डिविडेंड देगी। शॉर्टेज है कैश की तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, अपने पास में पैसा रिटेन करके ज्यादा रखेगी, रिटेन अर्निंग्स ज्यादा होंगी। फोर्थ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई स्टार्टअप है, ग्रो करती हुई कंपनी है, अगर कोई स्टार्टअप है उसे लग रहा है कि वो फ्यूचर में ग्रो करना चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है कंपनी, और प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती है, तो ऐसे में कंपनी डिविडेंड कम देगी, अपने पास में पैसा रिटेन करके ज्यादा रखेगी, रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रखेगी, ताकि कंपनी फ्यूचर में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। लेकिन अगर एक मैच्योर कंपनी है, आराम से ग्रो करी हुई कंपनी है, और कोई ग्रोथ के कोई प्रपोजल्स, कोई प्लान्स वगैरह नहीं है, ऐसे में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना चाहती है, उन्हें डिविडेंड ज्यादा देती है, अपने पास में पैसा रिटेन करके कम रखती है। कुछ कंपनीज की एक डिविडेंड पॉलिसी भी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो तो अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा स्टेबल डिविडेंड देती हैं, एक फिक्स अमाउंट का डिविडेंड देती हैं। ऐसी कंपनीज हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबल डिविडेंड देती हैं, कभी डिविडेंड को ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करती। अगर बहुत ही ऐसी सिचुएशन है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉसेस में गई, तो हो सकता है कंपनी डिविडेंड ना दे, या फिर अगर कंपनी की पोजीशन बहुत ही चमकदार हो गई है, कोई चमत्कार ही हो गया, कुछ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो कंपनी डिविडेंड इंक्रीज करती है। अदरवाइज ये कंपनीज हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को स्टेबल डिविडेंड, सेम सा डिविडेंड हर साल डिक्लेयर करती हैं। फिर शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस भी मैटर करती है। अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स रिटायर्ड लोग हैं, या फिर बुजुर्ग लोग हैं, मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं, तो इन्हें कुछ मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है कि हर साल इनका डिविडेंड आ जाए, एक स्टेबल डिविडेंड इनके पास में आ जाए। तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है, अपने पास में पैसा रिटेन करके कम रखती है। लेकिन अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स यंग लोग हैं, वेल्दी शेयर होल्डर्स हैं, तो इस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड कम देगी, अपने पास में पैसा रिटेन करके ज्यादा रखेगी, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, इन्हें डिविडेंड से मतलब नहीं है। इन्हें चाहिए कि कंपनी ग्रो करे, कंपनी अपने पास में पैसा रखे, ग्रो करे। कंपनी ग्रो करेगी तो इनके शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इन्हें डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है। टैक्सेशन पॉलिसी है, देखो हमेशा याद रखना, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है, इस पैसे पर हमेशा कंपनी को टैक्स देना पड़ता है। कितनी बुरी बात है, कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उस पैसे पर कंपनी को हमेशा टैक्स देना पड़ता है। अगर टैक्स की रेट्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी डिविडेंड कम देगी, अगर टैक्स की रेट कम है तो कंपनी के लिए अच्छी बात है, इस सिचुएशन में कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है। समझ में आया? एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशंस, अगर मार्केट में बूम वाली सिचुएशन है, लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने हैं, तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। अगर मार्केट की कंडीशन खराब है, लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे, लोग शेयर्स नहीं खरीद रहे, तो कंपनी शेयर्स इशू भी कम करेगी, शेयर्स इशू कम करेगी, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी डिविडेंड भी कम देगी। लीगल रिस्ट्रिक्शन भी होता है, कई बार कंपनीज एक्ट भी कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप बहुत ज्यादा भी डिविडेंड डिक्लेयर मत करो, आप सारा पैसा डिविडेंड के तौर पर भी मत दो कि कंपनी के पास में पैसा ही ना बचे, लिक्विडिटी ही खत्म हो जाए, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स, अपने एम्प्लॉइज वगैरह को, अपने क्रेडिटर्स को ही पे ना कर पाए। ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। तो सारा ही पैसा भी कंपनी अपने डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना करे। कंपनी के पास में इनफ पैसा होना चाहिए कि कंपनी लिक्विडिटी मेंटेन करके रखे, कि अपने डे टू डे एक्सपेंसेस तो बियर कर सके। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। कई बार जब कंपनी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह लेती है, तो जो भी फाइनेंशियर है, जो भी बैंक वगैरह है, वो कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इतने साल तक डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी बैंक है, जो भी फाइनेंशियर है, उसके मन में डर है अगर कंपनी डिविडेंड
डिविडेंड देती जाएगी तो कंपनी के पास में पैसा नहीं रहेगा कि कंपनी अपना प्रिंसिपल अमाउंट, लोन का अमाउंट लौटा पाए, उस लोन पर इंटरेस्ट दे पाए। तो इस तरह के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लास्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। अगर कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है तो शेयर होल्डर्स खुश होते हैं, गुड न्यूज है मार्केट के लिए, अपने आप कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्रीज कर देती है, डिविडेंड कम देती है या फिर नहीं देती, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस गिरती हैं। ये सारी चीजें कंपनी कंसिडर करती है वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट, जो भी प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम। समझ में आया? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो प्लानिंग हमें पता है क्या होता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस में डिसाइड करना, फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन सा काम किससे करवाना है, उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। लेकिन जब भी कंपनी अपने फाइनेंस की, अपने पैसों की प्लानिंग करती है उसे बोला जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका मतलब है पहले से पता लगाना कि कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। कंपनी पता लगाती है कि कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, इस पैसे को कंपनी कहाँ से रेस करेगी, कहाँ से अरेंज करेगी, शेयर्स इशू करके अरेंज करेगी या फिर डिबेंचर्स वगैरह इशू करके रेस करेगी, कहाँ से कंपनी पैसा अरेंज करेगी, कंपनी इस पैसे को कहां पर स्पेंड करेगी, कौन से प्रोजेक्ट पर कितना पैसा लगाएगी, सारी चीजें जब एडवांस में डिसाइड करी जाती हैं उसे बोला जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना कंपनी स्पेंड करने वाली है, खर्च करने वाली है, ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स अवेलेबल, जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं उसमें से कंपनी कितना स्पेंड करेगी और किन किन चीजों पर खर्च करेगी, कहां से पैसा अरेंज करेगी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। मतलब पैसों की प्रॉपर प्लानिंग करके रखना, ये मेक श्योर करके रखना कि जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी की कंडीशन ठन गोपाल नहीं होनी चाहिए, कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होने चाहिए और कंपनी सोच समझ के उस पैसे को खर्च करे, अनाप शनाप खर्च ना करे। ये सब किसमें आता है? फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तीन चीजें हो रही है इसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड बाय एन एंटरप्राइज, कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है फ्यूचर में, इसका पता लगाना, फ्यूचर में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, कंपनी इस पैसे को अरेंज कहां से करेगी, डेट से रेस करेगी, लोन वगैरह लेके बोरोड फंड से, या फिर इक्विटी से रेस करेगी, ये भी पता लगाना। डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और इन्हीं फंड्स को प्रॉपर्ली यूज करना, इनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, सोच समझ के किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में पैसा लगाना, इन सब चीजों को बोला जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ में आ गया? अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दो मकसद है। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मकसद है कि कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, कंपनी को जब भी पैसा चाहिए, अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, किसी फिक्स्ड असेट्स को परचेज करना है, या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस हो गए, जब भी कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ठन गोपाल नहीं होनी चाहिए, कंपनी के पास में हमेशा सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ये मकसद है फाइनेंशियल प्लानिंग का। समझ में आया? टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, ये भी मेक श्योर करके रखना कि कंपनी जो है वो मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा ना उठा ले, एक्स्ट्रा फंड्स रेस ना कर ले, अनाप शनाप पैसा मार्केट से ना उठा ले, क्योंकि एट द एंड कंपनी को ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो कंपनी अननेसेसरीली मार्केट से पैसा रेज ना करे, और अगर कंपनी ने अननेसेसरीली मार्केट से पैसा रेज कर भी रखा है, कंपनी के पास में सफिशिएंट या फिर सरप्लस मनी है भी, तो उस पैसे को सोच समझ के ढंग के प्रपोजल में लगाना, ढंग के प्रोजेक्ट में लगाना, सोच समझ के उस पैसे को खर्च करना, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? नंबर 1 है मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। अगर फर्म ने एडवांस में पैसे की प्लानिंग कर रखी है तो फर्म कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर प्रिपेयर है कि फ्यूचर में फर्म को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी को कहां कहां पर फ्यूचर में पैसा लगाना है, तो फ्यूचर के लिए कंपनी प्रिपेयर रहती है, एडवांस में प्लानिंग कर रखी है। किसी तरह के फ्यूचर में कोई शॉक सफर नहीं करने पड़ेंगे, किसी तरह के कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्म ने एडवांस में सारी चीजों की प्लानिंग कर रखी है। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस, अगर एडवांस में पैसे की पूरी प्लानिंग कर रखी है तो सारे कामों के बीच में एक प्रॉपर तालमेल होता है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, चाहे सेल्स का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, परचेजेस का काम हो, सारे पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एकदम क्लियरली डिफाइंड होते हैं, क्योंकि एडवांस में सारी प्लानिंग कर रखी है। कंपनी अपने फाइनेंस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करती है, अननेसेसरीली मार्केट से फंड्स रेज भी नहीं करती। अगर कंपनी के पास में सरप्लस फंड्स है तो उन्हें भी सोच समझ के स्पेंड करा जाता है, सही प्रपोजल्स में सोच समझ के यूटिलाइज करा जाता है। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, यहां पर कंपनी प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ में लिंक कर रही है, कंपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रही
रही है, फ्यूचर के फाइनेंस की प्लानिंग कर रही है प्रेजेंट के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट है वो कहां से लिंक हो रहा है, फ्यूचर से लिंक हो रहा है। यहां पर कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस दोनों को क्या करती है, लिंक करती है। कंपनी ये भी सोच रही है कि पैसा रेस कहां से करना है, पैसा डेट से रेस करना है या फिर पैसा इक्विटी से रेस करना है, कितना डेट से रेस करना है, कितना इक्विटी से रेस करना है। कंपनी ये भी सोच रही है कि उस पैसे को स्पेंड कहां करना है, कितना पैसा कंपनी फिक्स्ड असेट्स में लगाएगी, कितना करंट असेट्स में लगाएगी, फिक्स्ड असेट्स में भी कौन से असेट्स में लगाएगी, कौन से प्रपोजल में कंपनी पैसा लगाएगी। तो ये सारे डिसीजंस कहां लिए जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही कंपनी क्या कर लेती है, प्लान बना लेती है, बजट सेट कर लेती है कि कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, इस पैसे को कहां पर खर्च करना है, कहां से रेस करना है। और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, ये तो प्लानिंग है, फिर एक्चुअल काम होता है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, कंपेयर करना आसान हो जाता है क्योंकि हमने एडवांस में प्लान बना रखा है। समझ में आया? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे हम किससे कंपेयर करते हैं, प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, मेजर करना काफी कंपनी के लिए आसान हो जाता है। समझ में आया? आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रपोर्शन ऑफ बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स को ही हम क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। एंड ओनर्स फंड, ओनर्स फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। देखो इसका मतलब है कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, लाखों करोड़ों करोड़ों रुपयों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कितना पैसा तो कंपनी बोरोड फंड से उठाए, यानी कि डिबेंचर्स वगैरह इशू करके बैंक से लोन वगैरह लेकर, कितना पैसा कंपनी ओनर्स फंड से उठाए यानी कि शेयर्स वगैरह इशू करके रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकाले। ये डिसीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है ना, बिजनेस के अंदर जो टोटल कैपिटल लगा रखी है, पैसा लगा रखा है, उसमें डेट का कितना प्रपोर्शन है, डेट से कितना पैसा उठा रखा है और इक्विटी से कितना पैसा उठा रखा है, इस रेशियो को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने कहा कंपनी ने डेट से पैसा उठा रखा है 60 लाख, कितना ले रखा है, 60 लाख डेट से रेस कर रखा है, और इक्विटी से यानी कि शेयर्स वगैरह इशू करके कंपनी ने पैसा रेस कर रखा है 40 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 60 लाख प्लस 40 लाख, 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ जो कैपिटल है ये किस तरह से आई है, 60 लाख डेट से और 40 लाख इक्विटी से। इसे हम लोगों ने कट करा, 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो ये जो 3:2 आया, इस रेशियो को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसे निकाला, डेट अपॉन इक्विटी। कितना पैसा डेट से रेस करा है, कितना इक्विटी से रेस करा है। कंपनी वो कैपिटल स्ट्रक्चर चुनती है जिसकी वजह से कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए। हमेशा ये बात दिमाग में रखना। अब 2 चीजें और दिमाग में रखना। देखो जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क सबसे ज्यादा किसके अंदर है, डेट के अंदर है। क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कंपनी को डेट का अमाउंट रिटर्न करना ही पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होता है, साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। तो डेट के मामले में डेट क्या है, रिस्की है। रिस्क के मामले में सबसे ऊपर कौन है, डेट है। रिस्क के मामले में इक्विटी कम है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के मामले में इक्विटी बहुत ही ऊपर है। जब हम कंपनी शेयर्स इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना है, ब्रोकर को कमीशन देना है, अंडरराइटर को उसकी फीस वगैरह देनी है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है कंपेयर टू डेट। डेट कम कॉस्टली है, कम एक्सपेंसिव है। समझ में आया? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कंपनी की कैपिटल के अंदर कितना प्रपोर्शन डेट का है, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का है। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी के अंदर आगे बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, जिसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, और यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। देखो फाइनेंशियल लिवरेज का छोटा सा मतलब है कंपनी की जो टोटल इक्विटी है, टोटल इक्विटी का मतलब होता है कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, जो 1 करोड़ रुपए है टोटल कैपिटल, उसमें डेट का कितना प्रपोर्शन है, डेट का कितना शेयर है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। टोटल इक्विटी का मतलब है टोटल कैपिटल, कि कंपनी ने, मैंने पीछे बताया था 60 लाख तो डेट से रेस करे, 40 लाख इक्विटी से रेस करे, तो टोटल इक्विटी कितनी हो गई कंपनी की, 1 करोड़। कितनी हो गई, 1 करोड़। इस 1 करोड़ के अंदर कंपनी का डेट के अंदर शेयर कितना है, डेट से कंपनी ने कितना पैसा रेस करा था, डेट से कंपनी ने रेस करा था 60 लाख। तो डेट अपॉन टोटल इक्विटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। डेट पता ही है 60 लाख, और टोटल इक्विटी कैसे निकाला, टोटल इक्विटी का मतलब है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, जितना पैसा कंपनी ने डेट से रेस करा प्लस जितना पैसा कंपनी ने इक्विटी से रेस करा, उसे हम क्या बोल देते हैं, टोटल इक्विटी। तो समझ में आ गया, कंपनी की टोटल इक्विटी में डेट का कितना प्रपोर्शन है, इसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। करेक्ट है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में हमेशा फिट रखना, विद डेट फंड कंपनीज अर्निंग्स
इंक्रीज बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज वेरी रिस्की। हमेशा याद रखना, जब भी कंपनी की इक्विटी के अंदर, कंपनी की कैपिटल के अंदर जब डेट का शेयर ज्यादा होता है, जब कंपनी डेट से ज्यादा पैसा रेस करती है, इस सिचुएशन में हमेशा कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज होती है। क्या बोला मैंने? जब कंपनी की कैपिटल के अंदर डेट का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, जब कंपनी डेट से ज्यादा पैसा रेस करती है, इस सिचुएशन में हमेशा कंपनी की अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं। और मैं कौन सी अर्निंग्स की बात कर रही हूं? मैं बात कर रही हूं ईपीएस की। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। क्या मतलब है? अर्निंग पर शेयर, कि शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स है उस पर जो उन्हें अर्निंग्स हो रही है, पर शेयर की जो अर्निंग्स है वो हमेशा इंक्रीज होती है अगर कंपनी डेट से ज्यादा पैसा रेस कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू शो कर सकती हूँ, फिर दोबारा हम इस पेज पर आएंगे। देखो यहाँ पर कंपनी की टोटल कैपिटल है 50 लाख। इस टोटल कैपिटल में से 40 लाख तो कंपनी ने कहां से रेस करे हैं? शेयर्स इशू करके। 4 लाख शेयर्स इशू करे, हर शेयर 10-10 रुपए का है। बाकी जो बचे हुए 10 लाख है वो कंपनी ने कहां से रेस करे हैं? डेट से रेस करे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट वाले केस के अंदर भी कंपनी की टोटल कैपिटल वही 50 लाख है। इस सिचुएशन में कंपनी शेयर से तो सिर्फ 30 लाख रेस कर रही है, बाकी बचे हुए 20 लाख रुपीस जो है वो कंपनी कहां से रेस करी है? डेट से रेस करी है। तो मैंने क्या बताया, जब कंपनी की टोटल जो शेयर कैपिटल है उसमें जब डेट का शेयर इंक्रीज होता है, अभी कंपनी डेट से रेस करी है 10 लाख, अभी रेस करी है 20 लाख, जब डेट का शेयर इंक्रीज होता है तो अपने आप कंपनी की जो अर्निंग्स है, और इन अर्निंग्स को हम लोग बोल देते हैं अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर। वो हमेशा इंक्रीज ही होंगी। हम करके देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास में टोटल कैपिटल है, इक्विटी से 40 लाख रेस करा, डेट से 10 लाख, टैक्स की रेट 30% है, इंटरेस्ट ऑन डेट, ये जो डेट है इस पर इंटरेस्ट देती है कंपनी 10%, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की अर्निंग्स कितनी है? 7 लाख। तो सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये चीज लिए मैंने 7 लाख, ये कितनी है? 7 लाख। अभी कंपनी ने इंटरेस्ट भी नहीं दिया और कंपनी ने टैक्स भी नहीं दिया। सबसे पहले कंपनी, याद रखना, हमेशा पे करती है इंटरेस्ट। क्या पे करती है? इंटरेस्ट पे करती है। तो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। इंटरेस्ट कितना बनता है? 10 लाख कंपनी ने डेट से पैसा रेस करा है, इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 10% पर एनम है। तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया 6 लाख। समझ में आया? अब इस 6 लाख में से कंपनी क्या करेगी? टैक्स पे करेगी। तो माइनस कर दो फिर टैक्स। टैक्स की रेट कितनी है कंपनी की? 30%। तो 6 लाख का 30% निकालना है हमें। 6 लाख का 30% कितना होगा? 6 1 6, 2 12, 6 3 18, ये आएगा 1,80,000। कितना आएगा? 1,80,000। 30% आ गया। इसे माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सबसे पहले इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट करने के बाद में ये आया, इस पे हमें 30% टैक्स लगाना है। तो माइनस करो, कितना होएगा हमारे पास में? ये 2 आ गया, ये 5 है हमारे पास में, 5 में से 1 गया 4,20,000। अब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ईपीएस, इसका फुल फॉर्मूला होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। कितना आया? 4,20,000 अपॉन हमें करना है नंबर ऑफ शेयर्स। क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 लाख शेयर्स। कितने हैं? 4 लाख शेयर्स। तो ये हम लोगों ने कर दिया 4 लाख शेयर। समझ में आया? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कितना आया है? 42/40 आया है। तो ये हमारे पास में आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 21/20। इसे आप करके देख लेना कितना आता है। 21 जा 20 निकाल के देख लेना हमारे पास में कितना आ रहा है। समझ में आया? करा क्या है मैंने? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर जो आया उस पर हम लोगों ने टैक्स निकाला, टैक्स माइनस कर दिया, ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। करेक्ट है। अब देखो इस वाली सिचुएशन के अंदर हमारे पास में यहां पर कंपनी डेट से पैसा ज्यादा रेस कर रही है। तो जब भी कंपनी डेट से पैसा ज्यादा रेस करती है, इस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर हमेशा हमारा इंक्रीज होगा। आप निकाल के देख लेना कैसे निकालोगे। ये हमारे पास में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसमें से कंपनी सबसे पहले क्या माइनस करेगी? इंटरेस्ट माइनस करेगी। इंटरेस्ट कितना आएगा? 20 लाख अगर कंपनी ने रेस करा है डेट से, तो 10% इंटरेस्ट कितना बनता है? 2 लाख बनता है। ये कंपनी के पास में आएगा 5 लाख। 5 लाख पर कंपनी क्या देगी? टैक्स पे करेगी। टैक्स की क्या रेट है? 30% है। तो 5 3 जा 15, 1,50,000 क्या हो जाएगा? टैक्स का पैसा हो जाएगा। कितना बचा? 3,50,000। कंपनी अर्निंग पर शेयर निकालेगी। अर्निंग पर शेयर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? ये जो हमारे पास में आया है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, वो ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास में? 3 लाख है। निकाल के देख लेना अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली हमारा क्या होगा?
इंक्रीज होगा। समझ में आ गई। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मोर डेट ब्रिंग्स मोर इनकम फॉर द ओनर्स इन द कैपिटल। जब तक कैपिटल के अंदर डेट का शेयर ज्यादा होगा, जो पीछे हमने देखा, तो ऑब्वियसली बात है अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। लेकिन एक कंडीशन है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से ज्यादा होना चाहिए। क्या समझे? इन्वेस्टमेंट पर जो कंपनी को रिटर्न मिल रहा है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से ज्यादा होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट का मतलब है कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो डेट से पैसा रेज करा है, ये जो डेट से पैसा रेज करा है, इस पर जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, इसे बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। इससे ज्यादा होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तभी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। अगर उल्टा हो गया तो अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा। मैंने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है मान लो 15%, और कंपनी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना दे रही है? हम लोगों ने देखा था 10%। कितना दे रही है? 10%। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट है, ये कितना है? 10% है। तो इस सिचुएशन के अंदर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। अगर सिचुएशन उल्टी हो गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम है और कंपनी अपने डेट पर इंटरेस्ट ज्यादा दे रही है, मान लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है सिर्फ 10% और कंपनी डेट पर इंटरेस्ट दे रही है मान लो 12%, इस सिचुएशन के अंदर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट है, ये तो इजीली गिवन होगी। जहां तक है क्वेश्चन के अंदर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो कैसे निकालोगे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमारे पास में यहां पर गिवन था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल कैपिटल यानी कि टोटल इक्विटी इनटू 100। निकाल कर देख भी सकते हैं। ईबीआईटी पीछे कितना था हमारे पास में? 7 लाख था। अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारे पास में? 50 लाख। नीचे लिख दो 50 लाख इनटू 100 कर देना, ये हमारे पास में आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वही लिखा है इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, इस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा। आप करके देख सकते हो। यहां पर हमारे पास में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 10% है, जबकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? सिर्फ 6% है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है हमारा, ये जो हम डेट पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे कितना है? 6% है, जबकि हम डेट पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10%। इस सिचुएशन में हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पर कंपनी डेट से 10 लाख रेस कर रही है, यहां पर कंपनी डेट से कितना रेस कर रही है? 20 लाख रेस कर रही है। तो जैसे ही कंपनी डेट से पैसा ज्यादा रेस करेगी, ईपीएस इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा। थोड़ा सा बता देती हूं कैसे करके देखोगे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 3 लाख है। इसमें से हमें माइनस करना है, एक एक्स्ट्रा जीरो लग गया, यस 1 सेकेंड। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 3 लाख है। इसमें से कंपनी सबसे पहले क्या माइनस करेगी? इंटरेस्ट माइनस करेगी। डेट 10 का है, इस पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 10%, कितना आएगा? 1 लाख आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया 2 लाख। 2 लाख पर कंपनी क्या देगी? टैक्स देगी। टैक्स की रेट कितनी है? 30% है। तो 3 2 जा 6, कितना आ रहा है हमारे पास में? 3 2 जा 6, ये 60,000 आ जाएगा। टैक्स की रेट कितना बचा? 1,40,000। अब अर्निंग पर शेयर निकाल के देख लेना। अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? 1,40,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 लाख है। निकाल के देख लेना अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है। सेकंड सिचुएशन के अंदर कंपनी डेट से पैसा ज्यादा रेस कर रही है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और कंपनी डेट पर इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रही है, 10% इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ईपीएस इंक्रीज होने की बजाय क्या होगा? डिक्रीज होगा। देख लेते हैं। 3 लाख है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कंपनी इंटरेस्ट कितना दे रही है? 10%। 20 लाख का 10% 2 लाख होगा। कितना बचा कंपनी के पास में? 1 लाख बचेगा। इस पर कंपनी क्या पे करेगी? टैक्स पे करेगी। टैक्स की रेट है 30%, तो 1 लाख ये हो जाएगा 30,000 आएगा। 1 लाख का 30% 30,000 आएगा। कितना बचा? 70,000 बचा। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? ये जो 70,000 बचा वो अपॉन कर दो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख। अर्निंग पर शेयर हमारा इंक्रीज नहीं होगा, उल्टा क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? करके देखना। अगर बहुत डिटेल में चाहिए तो मैंने डिटेल लेक्चर्स के अंदर आपको ये और डिटेल में समझाया, आपको डिस्क्रिप्शन और हमारा जो कमेंट्स है उसके अंदर लिंक मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी के पास में हमेशा सफिशिएंट कैश का इनफ्लो होता रहता है, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, कंपनी को सफिशिएंट कैश का इनफ्लो होता रहता है, तो कंपनी आराम से अपने डेट पर इंटरेस्ट दे सकती है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट को भी रिटर्न कर सकती है। इस सिचुएशन में कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी डेट से अच्छा खासा पैसा रेज करेगी। अगर कंपनी के पास में कैश की शॉर्टेज है, इस सिचुएशन में कंपनी ज्यादा पैसा कहां से रेज करेगी? इक्विटी से, क्योंकि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। EBIT का मतलब है अभी जो पीछे प्रॉफिट्स थे 7 लाख, इंटरेस्ट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है डेट पर, उसकी कितनी टाइम्स है, उसकी कितनी गुना है। मैंने कहा कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है मान लो 1 करोड़, ठीक है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ रहा है 15 करोड़, तो कितना टाइम्स हो गया? 15 अपॉन 1 कितना आएगा? 15 टाइम्स आएगा। तो कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की कितनी टाइम्स है? ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा उतना ही कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेज कर सकती है, क्योंकि कंपनी की इतनी औकात है कि वो इंटरेस्ट पे कर सकती है। अगर ये ICR कम होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी बोरोड फंड से पैसा कम रेज करेगी। इसी का पापा एक और होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या होता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो उसी का पापा है, सेम वही चीज है। जितना ज्यादा डेट सर्विस कवरेज रेशियो होगा उतना ही कंपनी बोरोड फंड से पैसा रेज कर सकती है। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो कम होगा तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा कम रेज करेगी। कंपनी पैसा कहां से रेज करेगी? इक्विटी से। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स लेना है, इसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ प्लस कर दो। कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नीचे हमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन लेनी है, वो अमाउंट लेना है जो कंपनी को रिटर्न करना ही है। जैसे कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना कंपलसरी होता है, जितनी भी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, जितना भी कंपनी को पैसा लौटाना है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो सारा आ जाता है। तो जितना ज्यादा डेट सर्विस कवरेज रेशियो उतना कंपनी कहां से पैसा रेज करेगी? बोरोड फंड से। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी बताया अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इस सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। अगर कंपनी डेट से ज्यादा पैसा रेज कर रही है, इस सिचुएशन में कंपनी डेट से पैसा ज्यादा रेज करेगी। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट ज्यादा है, इस सिचुएशन में कंपनी अगर डेट से पैसा रेज करेगी तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगा। तो इस सिचुएशन में कंपनी डेट से पैसा कम रेज करेगी। कंपनी पैसा कहां से रेज करेगी? इक्विटी से। फिर आता है कॉस्ट ऑफ डेट। ऑब्वियसली बात है अगर कंपनी डेट से पैसा रेज करी और डेट से पैसा रेज करने की कॉस्ट कंपनी की बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो कंपनी डेट से पैसा कम रेज करेगी। अगर डेट से पैसा रेज करने की कंपनी की कॉस्ट कम है तो कंपनी खुलकर डेट से पैसा रेज कर सकती है। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ टैक्स। देखो याद करो, रेट ऑफ टैक्स में अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, इस डिविडेंड के अमाउंट पर कंपनी को हमेशा टैक्स पे करना पड़ता है। तो जब भी टैक्स की रेट्स हाई होती हैं कंपनी डिविडेंड कम देती है, जब टैक्स की रेट्स कम होती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर खुश कर देती है। समझ में आया? कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है उस पर कंपनी को टैक्स पे करना होता है। तो अगर टैक्स की रेट्स ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, टैक्स की रेट्स कम है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर खुश कर देगी। लेकिन यहां पर इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। कंपनी जब डेट से पैसा रेज करती है, बैंक्स वगैरह से पैसा बोरो करती है, तो इस पैसे पर कंपनी को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। इस इंटरेस्ट पर कंपनी को कभी भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। तो अगर टैक्स की रेट्स ज्यादा हैं तो कंपनी आराम से डेट से पैसा रेज करेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट देना है वो क्या है? टैक्स फ्री है। लेकिन अगर टैक्स की रेट्स कम है, इस सिचुएशन में डेट से पैसा रेज करने पर कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। इस सिचुएशन में कंपनी पैसा कहां से रेज करती है? इक्विटी शेयर्स इशू करके। समझ में आया? नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऑब्वियसली बात है कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तब तक डेट से पैसा रेज करेगी जब तक डेट से पैसा रेज करने पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। जब अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होने लग जाएगा, इस सिचुएशन में कंपनी डेट से पैसा कम रेज करेगी। कंपनी पैसा कहां से रेज करेगी? इक्विटी से। समझ में आया? कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में तब तक डेट से पैसा
पैसा रेस करेगी जब तक डेट से पैसा रेस करने पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। जब लग रहा है अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होने लग गया, इस सिचुएशन में कंपनी डेट से पैसा कम रेस करेगी। कहां से पैसा रेस करेगी? इक्विटी से। फिर आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। हमें पता है शेयर्स इशू करने की एक अच्छी खासी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, अंडरराइटर को उसका पैसा देना है, ब्रोकर को उसका पैसा देना है। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, इस सिचुएशन में कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी, कंपनी डेट से पैसा रेस करेगी, बोरोड फंड से पैसा रेस करेगी। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो कंपनी आराम से ओनर्स फंड से शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर सकती है। फिर आता है रिस्क कंसिडरेशन। देखो, अगर कंपनी की रिस्क लेने की औकात है, कंपनी रिस्क ले सकती है, तो वो बोरोड फंड से पैसा रेस करेगी। इस पैसे पर कंपनी आराम से जो बोरोड फंड्स है, प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा सकती है, इंटरेस्ट भी पे कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी की रिस्क लेने की औकात नहीं है, वो टाइम पर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती, इस सिचुएशन में कंपनी डेट कम रखेगी। कंपनी पैसा कहां से रेस करती है? ओनर्स फंड से, शेयर्स वगैरह इशू करके। फ्लेक्सिबिलिटी भी मैटर करता है। अगर कंपनी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट से पैसा रेस कर रखा है तो कंपनी और ज्यादा पैसा उधार नहीं ले सकती। लोग कंपनी को इजीली पैसा बोरो नहीं, उधार नहीं देंगे। इस सिचुएशन में कंपनी डेट से पैसा कम रेस करेगी। लेकिन अगर कंपनी ने डेट से पैसा रेस कर रखा नहीं है, कहीं से कोई पैसा बोरो नहीं कर रखा, तो कंपनी खुलकर मार्केट से पैसा बोरो कर सकती है। कंट्रोल भी मैटर करता है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में हो, उनकी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो शेयर ना हो, इस सिचुएशन में कंपनी डेट से पैसा रेस करती है, मार्केट से लोन वगैरह लेती है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि हमारी पावर, हमारा जो कंट्रोल है वो शेयर हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सिचुएशन में कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, मार्केट से शेयर्स इशू करके पैसा रेस कर सकती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मैटर करता है। देखो, ये जो शेयर्स वगैरह इशू करने होते हैं, सिक्योरिटीज का काम होता है, सारा काम किसके अंडर होता है? सेबी की गाइडलाइंस के अंदर होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर आता है। वहीं ये जो बैंक्स वगैरह से लोन लेना होता है, ये सारा काम होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के दायरे में। तो अगर सेबी की गाइडलाइंस आसान है तो कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा रेस करेगी ओनर्स फंड से। अगर आरबीआई की मॉनेटरी गाइडलाइंस आसान है तो कंपनी बैंक से पैसा बोरो करेगी, कंपनी डेट से पैसा रेस करेगी। स्टॉक मार्केट की कंडीशंस मैटर करती हैं। अगर बूम वाला पीरियड है तो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो कंपनी भी शेयर्स इशू करके पैसा रेस करेगी। पैसा कहां से रेस करेगी? इक्विटी से, ओनर्स फंड से। लेकिन अगर डिप्रेशन वाला टाइम है, रिसेशन वाला टाइम है, लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे, बिजनेस एकदम स्लो चल रहा है, इस सिचुएशन में कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, कंपनी बोरोड फंड से, बैंक से लोन वगैरह लेकर पैसा उठाएगी। लास्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज दूसरी कंपनीज का भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखती हैं कि जो हमारी कॉम्पीटिंग कंपनीज हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, वो डेट से पैसा ज्यादा रेस कर रही है या ओनर्स फंड से पैसा ज्यादा रेस कर रही है, उनके अकॉर्डिंग काम करती है। करेक्ट हो गया। फिर लास्ट टॉपिक आता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। देखो, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जो कंपनी फिक्स्ड असेट्स के अंदर पैसा लगाती है, प्लांट में पैसा लगा रखा है, मशीनरी में पैसा लगा रखा है, लैंड बिल्डिंग में जो पैसा लगा रखा है, इस पैसे को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल। इट अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। और इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंडेंट होती है। कौन सी चीजें आती है कि कंपनी ने लैंड में कितना पैसा लगाया है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट पे कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, इस सारे पैसे को क्या बोल देते हैं हम? फिक्स्ड कैपिटल। इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ऑब्वियस ही बात है मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर एक ट्रेडिंग कंसर्न है, रिटेल शॉप है कि सामान खरीदना है 100 रुपए में और 120 में बेचना है, इस तरह का काम है, मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं है, तो कम फिक्स्ड कैपिटल के अंदर भी काम हो सकता है क्योंकि मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हो, लार्ज स्केल बिजनेस है, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए क्योंकि ज्यादा मशीनरी चाहिए, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस छोटा सा है तो कम फिक्स्ड कैपिटल के अंदर काम बन सकता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी मैटर करती है। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, सारा का सारा काम मशीनों से होता है, तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, सारा काम लेबर की हेल्प से होता है, तो कम फिक्स्ड कैपिटल के अंदर भी मैनेज हो सकता है। फोर्थ आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आप जल्दी जल्दी नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हो, आप बार बार टेक्नोलॉजी चेंज करते हो, मार्केट में जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई है आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हो, तो आपको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चला लेते हो, बार बार आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने
करने की जरूरत नहीं है, इस सिचुएशन में कम फिक्स्ड कैपिटल से काम बन जाएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर कंपनी को ग्रो नहीं करना, कम फिक्स कैपिटल से मैनेज हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन है, अगर कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाना चाहती है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा मशीनें चाहिए, अदरवाइज कम फिक्स कैपिटल से काम चल जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, अगर कंपनी को जो मशीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो सारी मशीन्स लीज पर अवेलेबल हो जाती हैं, रेंट पर अवेलेबल हो जाती हैं, तो कंपनी को मशीनें खरीदने की जरूरत नहीं है, तो कम फिक्स्ड कैपिटल से भी काम बन सकता है। लेकिन अगर सारी ये चीजें कंपनी को लीज पर अवेलेबल नहीं होती तो कंपनी को खुद को फिक्स्ड असेट्स खरीदने पड़ेंगे, मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़ेगी, ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कंपनी को मार्केट से फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाता है, लोन वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो कंपनी अपने पास में फिक्स कैपिटल कम रखेगी। लेकिन अगर कंपनी को फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं होता तो कंपनी को खुद को अपने पास में फिक्स कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि वो मशीनरी वगैरह परचेज कर सके। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन भी मैटर करता है, अगर कंपनी सिंगल है, खुद अपने दम पर काम कर रही है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। अगर कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ में कोलैब कर लेती है, जॉइंट वेंचर होता है, तो वो आपस में फिक्स कैपिटल को शेयर कर सकते हैं ना, इस सिचुएशन में कम फिक्स कैपिटल से भी काम चल सकता है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब है बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जिस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उस पैसे को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए जिस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उस पैसे को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। दो कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स। क्या, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आता है कि बिजनेस के खुद के पास में कितना कैश है, कितना कैश बैंक के अंदर है, बिजनेस के डेटर्स कितने हैं, रॉ मटेरियल कितना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीजें किसमें आती है, करंट असेट्स के अंदर। ये है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब इन चीजों में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं, बिल्स पेएबल हैं, उन्हें माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलती है नेट वर्किंग कैपिटल। हम इसकी बात कर रहे हैं। कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके नेट वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए जिस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टॉक परचेज करना है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, क्रेडिटर्स को पे करना है, सब किस में आता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर। कौन कौन से फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप प्रोडक्शन वगैरह करते हो, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ट्रेडिंग कंसर्न है, माल लाए हो 100 रुपए में 120 में बेच रहे हो, कम वर्किंग कैपिटल से काम बन जाएगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़ा बिजनेस है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, छोटा बिजनेस है, कम वर्किंग कैपिटल से काम बन सकता है। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, अगर बूम वाला पीरियड है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, तो ऑब्वियसली बात है लोग डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, हमारे डेटर्स भी ज्यादा होंगे, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन डिप्रेशन वाला टाइम है, लोग डिमांड नहीं करे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो हमें प्रोडक्शन भी कम करना पड़ेगा, कम वर्किंग कैपिटल से काम बन सकता है। सीजनल फैक्टर्स भी होते हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो सीजनल चीज है, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही बिकती है, जैसे कूलर सिर्फ गर्मियों में ही बिकते हैं, रजाइयां जो ब्लैंकेट है वो सिर्फ सर्दियों में ही बिकते हैं, तो आपके सीजन के टाइम पर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी, ऑफ सीजन में कम वर्किंग कैपिटल से काम बन जाता है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपको अपने लेबर को सैलरी देनी है, ये आपका डे टू डे एक्सपेंस है। प्रोडक्शन साइकिल भी मैटर करता है, अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा है, चीजों का परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स में बहुत टाइम लगता है, तो इस टाइम के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिट अलाउड, अगर आप अपने कस्टमर्स को इजीली क्रेडिट देते हो, उधार पर सामान बेचते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको चीज को बनाने की कॉस्ट लगी है, अब आपने सामान उधार पर बेच दिया, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, पैसा कहां से लाओगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। लेकिन कंपनी की पॉलिसी है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कंपनी क्रेडिट नहीं देती है, सामान कैश में ही बेचती है, इस सिचुएशन में कम वर्किंग कैपिटल से काम बन जाएगा, सामान बेचोगे, पैसा आएगा आपके पास में, कम वर्किंग कैपिटल से काम बन जाएगा। सेम ऐसे ही आता है क्रेडिट अवेल, अगर आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर जो है वो आपको क्रेडिट देता है, सामान उधार पर बेच देता है, तो आप कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर आपको क्रेडिट नहीं देता है, सामान उधार पर नहीं बेचता है, तो आपको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर काम एफिशिएंटली हो रहा है, सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, तो कम वर्किंग कैपिटल से काम बन जाएगा। अगर काम में
एफिशिएंसी नहीं है, बहुत ज्यादा वेस्टेज वगैरह होता है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, आपके रॉ मटेरियल के इजीली सप्लायर्स अवेलेबल हैं, लोकली आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है कम वर्किंग कैपिटल में भी काम बन सकता है। लेकिन आपका रॉ मटेरियल ऐसा है जो आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिसका बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एक्टिविटीज को एक्सपैंड करना चाहते हो, नए प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हो, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मार्केट में आपका अच्छा खासा कंपटीशन है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स को क्रेडिट भी देना पड़ेगा, सामान उधार पर भी बेचना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। कंपटीशन नहीं है, कम वर्किंग कैपिटल से भी काम बन सकता है। लास्ट है इन्फ्लेशन, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, आपका रॉ मटेरियल महंगा आएगा, आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीज होगी, आपको लेबर को सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। डिफ्लेशन के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। समझ में आया? इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और बीच में मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाया था, बहुत ही मतलब ऊपर से कराया था, बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं गई थी। अगर आपको वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डीपली देखना है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। सो आई विल सी यू टुमारो। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।